अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हाइड्रोसेफेलस। इसके अलावा हम आज बात करेंगे स्पाइना बिफिडा के मुताल्लिक। ये बीमारियां क्या हैं, इनकी तशखीस कैसे होती है और इनका इलाज कैसे किया जाता है। इन तमाम मौजूआत के लिए हमने मदु किया है हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर शबीह आयशा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, चिनियोट हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि लफ्ज़ हाइड्रोसेफेलस एक आम आदमी कैसे समझ सकता है कि हाइड्रोसेफेलस क्या है? हाइड्रोसेफेलस असल में दिमाग में पानी की ज़्यादती को बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ों में, बच्चों में, किसी भी उम्र के फ़र्द में हो सकता है, लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो सिर्फ बच्चों के हवाले से बात करेंगे। तो क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारी वजूहत की वजह से पानी की ज़्यादती हो जाती है दिमाग में, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है। दौराने जब उनकी बर्थ हो रही है बच्चे की, तो ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में खून जमा हो जाता है। उसकी वजह से भी आगे चल के हाइड्रोसेफेलस यानी कि पानी की ज़्यादती हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर्स हो सकते हैं दिमाग में, जिसकी वजह से पानी की ज़्यादती हो सकती है। बहुत सारी वजूहत हैं। या फिर पैदाइशी तौर पे जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम है, जो पानी का एक निज़ाम है दिमाग के अंदर, अगर वो प्रॉपर्ली बना हुआ नहीं हो तो उसकी वजह से भी पानी की ज़्यादती हो सकती है। ठीक। और डॉक्टर साहब, एक ख़ास अगर अलामत के तौर पे देखा जाए तो कौन कौन सी अलामत हैं कि जिनका इजहार हो तो इस जानिब शक जा सकता है? अगर बच्चे का सर आम बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, आपको दिख रहा है कि बच्चे का सर एक आम बच्चे के हिसाब से बड़ा है, या बच्चे का जो है बच्चा वज़न नहीं बढ़ पा रहा, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ रहती हैं, बच्चे के दिमाग में आपको शरियानें दिख रही हैं, तो ये सारी अलामात हैं कि बच्चे के में दिमाग में पानी की ज़्यादती हो रही है, जिसको हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इब्तदाई तौर पर अगर इलाज के हवाले से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या कौन कौन से ऐसे मतलब आप ये समझ लें कि स्टेप्स हैं जो फ़ौरन के फ़ौरन लिए जाते हैं? अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ ये सारी अलामत आ रही हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास लेकर आएँ, ठीक है। फिर डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें है कि बच्चे के सर का साइज़ नापेंगे और मुसलसल उसको नापते रहेंगे कुछ दिन तक। अगर साइज़ आम बच्चे के मुकाबले में बड़ा है, अमूमन बच्चा जब पैदा होता है तो 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर साइज़ होता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है बच्चे का साइज़, जो उसकी उम्र के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये हाइड्रोसेफेलस को शो करता है। ऐसे बच्चों में फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं, जो दिमाग का स्कैन होता है, और वो करवा के फिर देखते हैं कि दिमाग के अंदर पानी की ज़्यादती तो नहीं है। अगर हमें ऐसा मिलता है और उसकी वजह कभी कभार मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती, तो फिर उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। इसमें ये करना होता है कि सबसे पहले पानी का टेस्ट भेजना होता है, जो CSF यानी कि दिमाग का पानी है, उसका टेस्ट निकाल के भेजते हैं कि खुदा न खास्ता उसमें जरासीम तो नहीं है। अगर उसमें जरासीम नहीं है, पानी साफ़ है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं कि एक ऑपरेशन करके छोटा सा दिमाग में एक डिवाइस डालते हैं, जिससे एक्सेसिव पानी ड्रेन होकर पेट में आता रहता है। तो ये तरीका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जैसा कि आपने बताया कि इजाफी पानी को ड्रेन करने के लिए भी कोई डिवाइस यूज़ की जाती है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे शंट कहते हैं? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, शंट के हवाले से भी बताएं हमारे देखने वालों को कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अच्छा, लेकिन जिन बच्चों में पानी की ज़्यादती की हमें ऑब्वियस वजह नहीं मिल रही है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसका हम कोई और इलाज कर सकें, जैसे कि कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है। अगर ट्यूमर है तो फिर ट्यूमर एक्सीजन को आपको करना होता है। लेकिन अगर जरासीम है तो जरासीम का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के बाद आपको जो है वो शंट करना होता है, या फिर पैदाइशी तौर पे रास्ता ही सही नहीं बना हुआ तो आपको उन बच्चों में शंट डालना होता है, जो कि एक छोटा डिवाइस है। बहुत सारी इकसाम है, इसमें हमारे पास प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल शंट होते हैं। प्रोग्रामेबल शंट वो होते हैं कि जिनमें आप अपने बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, और उसमें एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जो दिमाग में बच्चे के लगता है, और उसके ज़रिए उसको चेंज करके सेटिंग करके बच्चे को जितनी ज़रूरत होती है उतना ड्रेन किया जा सकता है पानी। दूसरा जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो एक फ़िक्स नॉन प्रोग्रामेबल शंट होता है, जिसमें हमारे पास मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। उसमें हम अमूमन मीडियम प्रेशर यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे का प्रेशर, बच्चे के दिमाग में पानी का प्रेशर जब भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो पानी ड्रेन कर देगा, लेकिन वो कभी कभी ज़्यादा भी ड्रेन कर सकता है। उसमें एक फ़िक्स प्रोग्राम है। प्रोग्रामेबल में ये फ़ायदा होता है कि वो हम बच्चे के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये 2 इकसाम है।
और दोनों चीज़ें वैलिड हैं। ज़्यादा बेहतर प्रोग्रामेबल होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं तो ज़्यादातर हम यूज़ नॉन प्रोग्रामेबल करते हैं, मीडियम प्रोफाइल जो शंट होते हैं। तो डॉक्टर साहबा ये क्या बाहर से आते हैं, ज़्यादातर इम्पोर्ट होते हैं? बाहर से भी आते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं। जैसे कि मीट्रॉनिक हम लोग यूजली यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक बाहर की इंटरनेशनल कंपनी है। बाकी छाबड़ा शंट है और एक भट्टी शंट भी पहले बना था, वो इतना यूज़ नहीं होता। तो ये छाबड़ा और भट्टी शंट हमारे यहीं के पाकिस्तान के हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसके साथ साथ चूँकि हमारे एक टॉपिक स्पाइना बिफिडा का भी था, तो मैं चाहूँगा कि उसके मुतालिक भी आप कुछ बताएं। जी जी, स्पाइना बाइफिडा बेसिकली जो बच्चा है उसके कमर में दाने को बोलते हैं। पैदाइशी तौर पर बच्चों में कमर में दाना होता है जिसकी बहुत सारी इकसाम है, तो उसको स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। इसकी बहुत सारी इकसाम है, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, पर्टा, हम उस सब में नहीं जाएंगे। लेकिन जब भी बच्चे को कमर में दाना है पैदाइशी तौर पे, वो स्पाइना बाइफिडा है। ठीक। तो डॉक्टर साहबा ये मतलब शक्ल के एतबार से अगर देखा जाए तो एक ट्यूमर की सी शक्ल होती है इसकी, ये कैसा होता है? हाँ, ट्यूमर की तरह की शक्ल होती है। बच्चा जो है उसकी कमर में अमूमन पीछे जो कूल्हे की तरफ वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक रसोली नुमा दाना बना होता है बड़ा सा, और इसकी इकसाम के हिसाब से इसके अंदर जो है वो कंटेंट होता है। जैसे कि कभी कभी ये बिल्कुल पानी इसके अंदर भरा होता है, तो एक झिल्ली नुमा एक चीज़ होती है और उसके अंदर पानी पता चल रहा होता है। कभी कभी इसके अंदर चर्बी होती है, तो उसमें फिर आपको प्रॉपर एक दाना बना हुआ होता है जिसके ऊपर नॉर्मल स्किन होती है, लेकिन वो एक उभार महसूस होता है। तो ये इस तरह का दाना होता है। ठीक। तो डॉक्टर साहबा इसका जो हल है वो लाइक ऑपरेट ही है? जी बिल्कुल। अब इसमें ये होता है कि अगर इसमें देखें बहुत सारी एग्जाम है ना, मैंने आपको बताया मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजियोसील, लाइपोमेनिंजियोसील, ये तीन एक मेन आपकी कैटेगरीज हैं। मेनिंजोमाइलोसील या मेनिंजियोसील जो है उसमें क्या होता है कि पानी होता है दिमाग का जो इस दाने में जमा हो जाता है, और साथ में इसमें हराम मगज़ या नसें भी साथ में आ रही होती हैं। अब इसको अगर हम जल्दी ऑपरेशन नहीं करेंगे बच्चे का 24 से 48 घंटे के अंदर पैदाइश के बाद, तो इसके फटने की वजह से कमज़ोरी या माजूरी वाक़ई हो सकती है। तो पैरों की माजूरी या इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन बच्चों का 24 से 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन कर दिया जाए। तो डॉक्टर साहबा अगर जैसे आप बता रही हैं कि नसें भी बीच में आती हैं, जी बिल्कुल, तो आया तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस नहीं होगा कि अगर नसें खुदा ना खास्ता कट जाएँ तो? ये पेचीदा प्रोसेस होता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन से ही करवाना होता है। और न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग में ये सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बिल्कुल एक एक्सपर्ट सर्जन ही कर सकता है। ठीक। तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि हाइड्रोसेफेलस हो या स्पाइना बाइफिडा हो, तो इन दोनों के साथ भी क्या आपके मतलब मुशाहिदे में ऐसा गुजरा है कि पेशेंट्स ने सर्वाइव किया हो आगे तक? बिल्कुल, अगर बच्चों का टाइमली सर्जरी हो जाए तो बच्चे बिल्कुल आगे बड़े होके एडल्टहुड तक भी जाते हैं, यानी कि पूरे बड़ी अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन गुजारते हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक। और ख़ास तौर पर अगर हाइड्रोसेफेलस की बात की जाए मैडम, जी। तो अमूमन तौर पर तो ये भी देखा जाता है कि मतलब ये सेफेलिक हेड है, इस तरह का पेशेंट है, तो आया कि जब शंट भी डाला जाता है तो क्या उसकी इतनी लाइफ होती है कि वो लाइफ टाइम चल सके? जी, शंट आपका लाइफ टाइम ही के लिए डलता है, अनलेस के बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा हो, शंट ख़राब हो जाए, काम ना कर रहा हो, उस सूरत में हम चेंज करते हैं उसको, वरना एक दफ़ा जब आपने शंट डाल दिया तो उसको चेंज नहीं करना होता। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसका भी लाइक डायग्नोसिस जो बनता है इन दोनों चीज़ों का, तो लाइक MRI एंड CT स्कैन या उसके अलावा भी कोई पैरामीटर्स हैं? नहीं, इसी से होता है। एक तो ऑब्वियसली आप एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन में आपको दाना दिख रहा है कमर में, तो ये एक फाइंडिंग आपको मिल गई। दूसरा फिर आप MRI करवा के इन बच्चों में देखते हैं ताकि पता चल सके कि अंदर क्या क्या कंटेंट है, सिर्फ पानी और नसें हैं या फिर अंदर चर्बी वगैरह भी, जिसको हम लाइपोमाइलोमेनिंजियोसील कहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर ऑपरेशन कब करना है, जल्दी करना है, थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो आफ्टर सर्जरी जो है वो इसका सक्सेस रेशियो क्या है? अगर उसकी बात करें, हाइड्रोसेफेलस की बात करें, तो ये बच्चे जितना जल्दी इनका सर्जरी कर दी जाए उतना बेहतर होता है, उतना ये नॉर्मल अपने माइलस्टोन यानी कि उतना अपनी जो उम्र के साथ साथ अचीव करनी होती हैं चीज़ें, कि गर्दन कब इन्होंने उठाना शुरू किया, चलना कब शुरू किया, जहानत कैसी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हमने सर्जरी कर दी। अगर जल्दी करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने नॉर्मल बच्चों की तरह अचीव कर लेंगे और बिल्कुल एक आम शहरी की तरह ये ज़िंदगी गुजारेंगे। कमर के दाने की बात करें तो इसमें भी यही है कि अगर हम जल्दी ऑपरेशन करेंगे तो उसमें आगे चल के माजूरी के चांसेस, पैरों में कमज़ोरी के चांसेस
और इन्फेक्शन के चांसेस ये सब कम होते हैं और ये भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं बच्चे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने देखा है कि कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या बीमारियां हैं कि जिनके मुतालिक मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो हाइड्रोसेफेलिस के मुतालिक या स्पाइना बाइफिडा के मुतालिक कौन कौन सी ऐसी मिथ है कि जिससे आपको मतलब निमटना पड़ता है? हाइड्रोसेफेलिस के मुतालिक तो यही होता है कि इन बच्चों का यूजुअली पेरेंट्स ऑपरेशन नहीं करवाते कि नहीं फ़ायदा नहीं है, बच्चा ये हमारा स्पेशल बच्चा है और इसको हम करेंगे भी तो ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, तो यूजुअली इसलिए छोड़ देते हैं। और कमर में उनका ये होता है कि अगर हम कमर के जो स्पाइना बाइफिडा है, कमर का दाना, उसका ऑपरेशन करवाएंगे तो बच्चा माजूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये उनको गली मोहल्ले के लोगों ने, आपस के रिश्तेदारों ने डराया होता है कि इसके ऑपरेशन से माजूर हो जाते हैं, तो वो फिर उससे थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है, हेजिटेंट होता है। तो फिर ऐसे लोगों की काउंसलिंग कैसे करती हैं आप? उनको यही समझाना होता है कि अगर हम नहीं करेंगे ऑपरेशन तो माजूरी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो हराम मगज़ या नसें हैं उन पर खिंचाव है और वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसकी हाइट बढ़ेगी तो वो खिंचाव बढ़ता रहेगा और माजूरी के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि अगर ये दाना खुदा न खास्ता कभी भी फट गया तो जो इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंटल हमारे बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ जाएगा और उससे फिर इसको जरासीम का हमले के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि पानी अगर उसमें से निकलता है और नसें बाहर आ जाती हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इससे माजूरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने प्री ऑप के हवाले से तो सारी बात कर ली, अब कुछ बात पोस्ट ऑप यानी ऑपरेट के बाद होने वाले मामलात के मुतालिक आपसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अब पोस्ट ऑप के मुतालिक आप क्या समझती हैं? यानी पोस्ट ऑपरेटेड जो पेशेंट्स हैं, तो एक तो सक्सेस रेशियो तो आपने बता दी, रिस्क फैक्टर का भी बताइए कि रिस्क फैक्टर कितना है? रिस्क फैक्टर बिल्कुल है। देखिए हाइड्रोसेफेलिस में तो सर्जरी का रिस्क ऐसे नहीं है, रिस्क यही होता है कि शंट ब्लॉक हो सकता है, शंट इन्फेक्शन हो सकता है और दोबारा से रीएडजस्टमेंट या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी तो इसका सक्सेस रेट आई थिंक मोर देन 90% है। ओके। स्पाइना बाइफिडा की सर्जरी में ये है कि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के बिल्कुल रिस्क होते हैं। आगे चल के इन बच्चों में टी3 कॉर्ड यानी कि जो आपकी हराम मगज़ है उसके में खिंचाव हो सकता है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका हड्डी के साथ जुड़ा रह सकता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के इनको दोबारा से सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हमें अनटीथरिंग करनी होती है, उस हराम मगज़ के हिस्से को छुड़वाना होता है हड्डी से, ताकि बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ हो सके, बच्चे की स्पाइन नॉर्मल डेवलप हो सके। एक ये रिस्क होता है। दूसरा ये कि क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया है तो आगे चल के इन बच्चों में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिनको डर्मोइड ट्यूमर्स कहते हैं। वो क्या होता है कि अगर स्किन के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो अंदर चले जाएं, जैसे कि बाल या नॉर्मल स्किन, वो अंदर पोल होके बंद हो जाए, उस जो हमने कैनाल बनाई है आर्टिफिशियल, तो उसमें आगे चल के ट्यूमर बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक आपका अंदर स्पाइन का पार्ट नहीं है ना, ये स्किन का एक पार्ट है। तो उसमें ये चांसेस बहुत कम है, लेकिन होता है 1% 2% लोगों में चांस होता है कि ट्यूमर बन जाए। उसको निकालना फिर ज़रूरी होता है क्योंकि वो दबाव डाल सकता है। तीसरा ये कि इनमें भी बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर हम वूंड का ख्याल नहीं रखेंगे, ज़ख़म ख़राब हो सकता है, ज़ख़म में इन्फेक्शन हो सकता है। आगे चल के बच्चे में पैरों की कमज़ोरी आ सकती है हराम मगज़ के खिंचाव की वजह से, जो हमने बताया कि कभी कभी उन बच्चों में खिंचाव आता है तो फिर उसको दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। ये इनकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें ये है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है कि जब वो बड़ा हो रहा है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रहें और बच्चे को देखते रहें कि बच्चे का खुदा न खास्ता चाल में कोई फ़र्क तो महसूस नहीं हो रहा, बच्चे का पेशाब का कंट्रोल तो नहीं खो रहा, नॉर्मल कंट्रोल आ रहा है उम्र के साथ या नहीं आ रहा, बच्चे को कहीं सुन पाने की शिकायत तो नहीं हो रही कि बार बार शिकायत करोगे पैर मेरे सुन हो जाते हैं। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ख्याल रखना होता है कि जो स्पाइना बाइफिडा है उसमें बहुत सारी वजूहत है बनने की, लेकिन एक जो बड़ी वजह है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है माओं में। तो जो माएँ हैं उनको आगे चल के अगर एक बच्चा उनका इस तरह का है तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लाजमी लें ताकि आगे के बच्चों में ये चांसेस कम हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा जैसा कि आपने अभी बताया कि पैरों में जो है वो कमज़ोरी भी आ सकती है, तो क्या इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा पैराप्लीजिया का शिकार हो जाए? बिल्कुल, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑपरेशन में खुदा न खासा अगर हराम मगज़ या नसों को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी वजह से बिल्कुल चांसेस होते हैं कि पैराप्लीजिया यानी कि पैरों में कमज़ोरी हो सकती है। इसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट ज़्यादा है, यानी कि ऐसा होने का जो नुकसान है वो बहुत कम है और इस ऑपरेशन से फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
और दूसरा अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो फालिज होने के जो अंदेशा है, चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम यही तजवीज़ करते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा क्या इसमें भी ऐसा है कि जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स होते हैं या इवन कार्डिक पेशेंट्स होते हैं कि कोई एक दो ख़ास दवाएं जो लाइफ टाइम चलती रहें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवा कुछ भी नहीं लेनी होती बच्चे को, लेकिन ये है कि आगे चल के अगर बच्चा मिर्गी के झटके डेवलप करता है, क्योंकि एक हमने फॉरेन चीज़ डाली हुई दिमाग में, जो शंट है वो दिमाग का अपना पार्ट तो नहीं है। ठीक। तो कुछ बच्चों में क्या होता है कि उनमें झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं मिर्गी वाले, बहुत कम बच्चों में होता है। तो जिनमें ऐसा हो रहा है उनको मिर्गी के झटके की दवा यानी कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेनी पड़ती है। अगर हो रहा है तो ही लेना है, वरना नहीं लेना। तो डॉक्टर साहबा अगर शंट दिमाग में हो तो जिस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता जैसे बचपन है उसके बाद जवानी है, तो उसमें जब अगर बॉडी का साइज़ बढ़ रहा हो तो शंट फिर भी अपनी जगह पे रहता है? बिल्कुल। शंट हम इतनी क्वांटिटी रखते हैं पेट के अंदर कि वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका साइज़ इतना एडिक्वेट रहेगा कि पेट के अंदर वो मौजूद रहेगा। हमारा मकसद क्या होता है कि हमें दिमाग से एक रास्ता बनाना है जो पेट के अंदर ड्रेन कर रहा हो एक्सेसिव पानी को। तो एक हिस्सा जो शंट का होता है वो दिमाग के अंदर जाता है और एक हिस्सा पेट के अंदर जाता है। पेट के अंदर तकरीबन 30 सेंटीमीटर का हम हिस्सा छोड़ते हैं ताकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो तो वो अकॉर्डिंगली हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक। तो डॉक्टर साहब इससे मतलब लाइक अगर जैसे सिफेलिक हेड है पेशेंट का, तो आया कि इससे कोई मज़ीद कोई जिसे कहते हैं कि नुकसान का कोई अंदेशा तो नहीं होता? लाइक फ़र्ज़ करें मैं अगर खुले अल्फाज में बात करूँ तो अगर कोई सिफेलिक हेड वाला है तो वो बाप नहीं बन सकता या ऐसा कोई मामला? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वक्त पे ऑपरेशन हो जाए तो बिल्कुल ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। मतलब मैरिड लाइफ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, तो इसी तरह अगर हम स्पाइना बाइफिटा के मुतालिक भी अगर बात करें तो उसका यानी कि ये है कि ऑपरेट ही वाहिद हल है, अगर बचा रहेगा तो उससे नुकसान बढ़ सकते हैं? बहुत नुकसान आते हैं उसके। बच्चे को पैरों में फालिज हो सकता है, पेशाब की रुकावट आ सकती है कि खुद से पेशाब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, खुद से कॉन्स्टिपेटेड बच्चा रहेगा कि खुद से जो है वो स्टूल पास करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। ये सारे नुकसान आते हैं, बहुत मेजर नुकसान आते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब अगर स्टेटिस्टिक्स देखी जाए तो मेल फीमेल मतलब बच्चों में दोनों में यकसां इसका रेशो है या? यकसा रेशो है। अच्छा जी जी। मतलब कोई इसमें कोई ऐसा छोड़ नहीं है? कोई मेल या फीमेल प्रेडोमिनेंस नहीं है। कुछ इसकी मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं ना, कुछ में मेल्स में ज़्यादा है, कुछ में फीमेल में ज़्यादा है। ओवरऑल फीमेल्स मेल दोनों में इक्वल वो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। तो इसका मतलब यही डॉक्टर साहब कि टाइमली जो ट्रीटमेंट है वही करवा लिया जाए तो वही बेहतर है? बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो इट मीन्स मेल फीमेल दोनों में जो है वो सिफेलिक हेड भी अगर है तो कोई ऐसा इशू नहीं आगे जाए? कोई इशू नहीं आगे जाके। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात जो आपकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक भी थे जो कि हम तकरीबन तमाम गेस्ट से करते हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? बचपन से यही मेरी प्रेफर्ड चॉइस थी आगे करियर के लिए, तो बिल्कुल इसी को परस्यू किया आगे। अच्छा, तो लाइक किसी से इंस्पायर्ड नहीं थी आप? बिल्कुल बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड थी। मेरे चचा भी डॉक्टर थे और वो मेजर इंस्पिरेशन थी। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का स्कूल है, तो मेरे बहुत सारे जो सीनियर्स थे जो पास आउट हो चुके थे स्कूल से वो सब डॉक्टर्स बने, तो उन सब से इंस्पायर्ड थी आगे चल के। फिर ज़ाहिर है मज़ीद इंस्पिरेशंस भी आई MBBS के टाइम पे, तो फिर इस फील्ड को चूज़ किया। ठीक। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा वाक़या किसी पेशेंट का कि जो याद रह गया हो? बहुत सारे वाक़यात हैं। एक जो मुझे बहुत ज़्यादा याद है अभी तक वो ये कि एक खातून थी, मैं मेडिसिन के वार्ड में रोटेशन पे थी, तो उनको हेपेटाइटिस C था और वो तशख़ीस हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसका ख़्याल नहीं करा, दवाएं वगैरह नहीं ली। फिर वो खातून, उनकी शादी हो गई, उन्होंने उसको तवज्जो देना छोड़ दी। वो प्रेग्नेंट हुई और बहुत टाइम बाद प्रेग्नेंट हुई, 7-8 साल बाद। और उसके बाद फिर वो 7 और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उनको ये हेपेटाइटिस C के सिम्टम्स आना शुरू हुए। जिगर ख़राब हो गया उनका, उसकी वजह से उनको जो है वो दिमाग पर असर होना शुरू हुआ, उनका पेट फूलना शुरू हुआ, उसमें पानी भरना शुरू हुआ, जो कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ, वो सब उनको होना शुरू हुए। तो पेशेंट हमारे पास एडमिट हुई, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी 7-8 साल बाद। और फिर वो 8 मंथ्स में पेशेंट इंसेफ्लोपैथी में गई, यानी कि उनके दिमाग को इसकी वजह से इतना नुकसान हो गया था कि वो होश में नहीं रही। उनको हमने एडवाइस ही किया कि वो सर्जरी की तरफ चले जाएँ, उनका C-सेक्शन करके एटलीस्ट बेबी डिलीवर कर दें, उसके बाद फिर उनको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा ख़राब हुई कि वो नेक्स्ट एक्सपायर हो गई, बेबी भी एक्सपायर हो गया, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक चीज़ थी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर असातिज़ा की अगर बात की जाए, यकीनन ज़िंदगी में असातिज़ा का एक बहुत अहम रोल है, तो आपके कोई ऐसे टीचर के जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहें? बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे बड़े जो मेरे बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग में मदद की और मेरे इस मकाम तक मुझे पहुँचाया, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का स्कूल है, तो मैंने मैट्रिक वहीं तक पढ़ा है, वहीं से पढ़ा है, और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंटर तक खुद पढ़ाया है। मैंने कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं ली। फिर उसके बाद इंटर मैंने बहरिया कॉलेज से किया, तो बहरिया कॉलेज के टीचर्स भी मेरे बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और बहुत आगे मोटिवेट किया। और फिर MBBS के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। जो न्यूरोसर्जरी में मेरे आइडियल थे, वो बहुत सारे आइडियल्स हैं, लेकिन जो मेरे सीनियर इमीडिएट सीनियर्स थे वो मेरे ज़्यादा आइडियल थे। डॉक्टर आदिल कथरी हैं, वो बहुत मुझे इंस्पायर करते थे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी हमारी टीम में भी जो लोग हैं वो सब मेरे सीनियर्स हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर जुकनैन, डॉक्टर मोहसिन, ये सब भी इंस्पायरिंग है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, टाइमली तशख़ीस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपको इलाज की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आएँ, छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जो सही नहीं हो रहा, तो आप टाइमली उसके लिए किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर जो है वो एडवाइस लें और अपनी जल्द से जल्द इलाज करवाएं, क्योंकि आपका इलाज जो उस वक्त हो सकता है जल्दी, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और बहुत कम उसके साथ हो सकता है नुकसान के साथ। एक चीज़ जो दवाओं से इलाज हो सकता है जिसका, उसको हम सर्जरी की तरफ लेके जाएं तो ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। बेहतर ये होता है कि टाइमली इलाज करवा लें, ताकि कम से कम हमें भी तकलीफ़ हो और हम जल्द से जल्द जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि आप जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करती हैं, हॉस्पिटल के नाम, डेज़ और टाइमिंग्स। मैं जिनेवर हॉस्पिटल में होती हूँ मॉर्निंग में 10 से लेकर 2 बजे तक, रोज़ाना, इतवार के अलावा। इसके अलावा रिम्स ट्रॉमा में होती हूँ मैं संडे को 11 to 1, और इसके अलावा मैं अल-मुर्तज़ा हॉस्पिटल में होती हूँ ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 to 7। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, और एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आप दोबारा ज़रूर आएंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर शबीर आयशा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, चिनाट हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।